हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। यहाँ मिलेगा आपको ऐसा करंट अफेयर एनालिसिस जो डायरेक्टली आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससी एग्जाम्स एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज है 1 सितंबर 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस सेशन। एंड आई होप आप अपनी तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे एंड अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एक एक दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। कल संडे था, कल मैंने आपको रिवीजन टाइम दिया था, ठीक है। कल आपने रिवाइज़ किया कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। व्हाट टू कवर, सबसे पहले देखते हैं कवर क्या क्या करना है। प्रीलिम्स क्विक रिकैप देखेंगे सबसे पहले। यस्टरडे मीन्स जो हमने सैटरडे को पढ़ा था वो हम रिवाइज एक बार करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डेली। नेक्स्ट, वेदर यू रिकॉल, यहाँ पे करते हैं मैम हम MCQ प्रैक्टिस। इस MCQs के आंसर्स आप लोग देते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, फिर डे टू डे, आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है या क्या कौन सा वीक आने वाला है, ठीक है, ये आज हम देखेंगे। SCO समिट आउटकम्स प्रीलिम्स एंड GS पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली SCO समिट कंडक्ट किया गया है इन तियानजिन, चाइना, ठीक है। उसके आउटकम्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, SCO के बारे में पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। ब्लू ड्रैगन इन स्पेन, प्रीलिम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पे ब्लू ड्रैगन ने परेशान करके रखा है? स्पेन में, ठीक है। देखेंगे क्या है ब्लू ड्रैगन। नेक्स्ट, एक कंट्री है जी न्यूज़ में, ये पापुआ न्यू गिनिया, ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि कंट्री प्लेसेस इन न्यूज़ आते हैं, ठीक है। उसके सराउंडिंग्स आते हैं, सराउंडिंग चाहे लैंड वाली कंट्रीज़ हो गई या फिर सी हो गया, ठीक है, आता है। ये सब प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तेलंगाना असेंबली ने पास किया है 42% OBC कोटा, इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। अब मैं यहाँ पे प्रीलिम्स कह रही हूँ तो समझिएगा कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो फर्स्ट स्टेज होती है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट, ये दो एडिटोरियल बहुत मस्ट रीड एडिटोरियल है ये द हिंदू के, ठीक है। गिविंग विंग्स टू इंडियाज़ यूथ, GS पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस ऑफ फेडरल, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर GS पेपर 2, ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे मैपिंग, उसके बाद देखेंगे वोकैब। ये वोकैब भी आपके APFO जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड मैपिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है इसको तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स क्विक रिकैप यस्टरडे का देखेंगे, यानी कि सैटरडे का देखेंगे। नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया गया था, राइट। उससे मैंने आपको कहा था कि क्यों मनाया जाता है। ये मेजर ध्यानचंद जो लेजेंड थे हॉकी के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया जाता है, ठीक है। उन्हें ध्यान में रखते हुए ये बनाया जाता है। अब इन्हीं से रिलेटेड मैंने एक अवार्ड पढ़ाया था आपको, कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। किन के नाम पे पढ़ा? हॉकी विजार्ड मेजर ध्यानचंद। ये इंडियन लेजेंडरी फील्ड हॉकी प्लेयर थे। हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया है कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2020, कौन सा? 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड। इंस्टीट्यूटेड इन 1991 to 92, आई थिंक 2023 होगा, ठीक है। आप लोग एक बार क्रॉस चेक करिएगा। एनुअली बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये कौन? ये वाली मिनिस्ट्री देती है ये वाली अवार्ड्स, ठीक है। किसे मिलता है? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, जैसे कि ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ। 4 इयर्स कंटिन्यूसली 4 इयर्स की जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है उसके लिए मिलेगा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अवार्ड में क्या मिलेगा जी? 25 लाख रुपए मिलेंगे, सर्टिफिकेट एंड मेडल मिलेगा, जो इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स से एग्जेम्प्टेड होगा। पढ़ाया था ना ये। अभी मैं आपको बता दूं एक बार कि मैं शॉर्ट क्विक रिकैप करवा रही हूँ, ये चीज़ें हम सैटरडे को डिटेल में कर चुके हैं। नेक्स्ट, ब्रिक्स CCI हेल्थ केयर समिट हुआ है 2020
ये जो 2025 का समिट हुआ है इन न्यू दिल्ली, इसकी थीम क्या है? ठीक है, थीम याद रखेंगे ब्रिजिंग ट्रेडिशन एंड इनोवेशन। ब्रिजिंग ट्रेडिशन एंड इनोवेशन आप इसकी थीम याद रखेंगे। ब्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। पहले था ये ब्रिक, टर्म दी गई थी बाय जिम ओ'नील, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं। कौन कौन सी कंट्रीज थी इसमें? पहले ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया, यानी कि ये ब्रिक्स कब बना? 2010 में। ठीक है जी, याद रखेंगे जब साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया। फर्स्ट समिट इसका कहाँ पे हुआ था? रशिया में इन 2009। 2024 में ईरान, यूएई, इजिप्ट, ये जो इथोपिया है इसने ज्वाइन किया है। ठीक है, जो इंडोनेशिया है इसने ज्वाइन किया था रिसेंटली 2025 में। ठीक है जी, पेरिफेरल एरियाज़ को भी पढ़ने इंपॉर्टेंट है कोर के साथ साथ। ठीक है, अकाउंट्स फॉर 45% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 37.3% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, ये ब्रिक्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब इसी से रिलेटेड हम पढ़ते हैं 17th ब्रिक्स समिट, जो 6 जुलाई 2025 इसी साल हुआ है, करंट अफेयर में है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये कंसिडर किया। कहाँ पे हेल्ड हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। थीम इसकी क्या थी इस बार? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। अब इंडिया कब लेगा ब्रिक्स की चेयरशिप? बेसिकली 18th ब्रिक्स समिट, यानी कि नेक्स्ट वाला होगा, जस्ट नेक्स्ट। ठीक है, 2026 में। फिर हमने क्या पढ़ा था? नेशनल इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड विद कोलैबोरेशन ऑफ एनडीएमए ने ऑर्गेनाइज किया है एक कॉन्क्लेव ऑन मरीन मल्टी हैजार्ड सर्विसेज फॉर इंडियन कोस्ट लाइन। कहाँ पे? जगह याद रखेंगे, चेन्नई। और किन किन के कोलैबोरेशन से हुआ है थोड़ा बहुत ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगर इस स्टेटमेंट में बन के आ गया तो कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स स्कोप एमिनेंस अवार्ड, ये टू सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, क्यों दिया गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनोवेशन। जिन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने ये सारी चीज़ें दिखाई हैं उन्हें स्कोप एमिनेंस अवार्ड दिया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। फिर हमने कुछ पढ़ा था जी उस दिन, याद है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। एंड कब इसे इस्टेब्लिश किया गया? 1945। एग्जिस्टेंस में ही कब आया? 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है जी इसका? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। 190 कंट्रीज़ हैं टोटल। इसमें वोटिंग सिस्टम क्या है? कोटा बेस्ड है। जो कंट्री जितनी ज़्यादा इकोनॉमी में अच्छी होगी वो उतना ज़्यादा कोटा यहाँ पे देगी एंड उसे उतना ही वोटिंग राइट यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। इंडिया का कोटा कितना है जी? इंडिया के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, 2.75%, ये 8th लार्जेस्ट है वहाँ का। मैनेजिंग डायरेक्टर अभी कौन है? करेंटली क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। वो ठीक है, ये बुल्गारिया से है। ये क्या है? अभी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे है। रिपोर्ट्स याद रखेंगे, आईएमएफ कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड फिस्कल मॉनिटर, याद रखेंगे। ठीक है, ये वाली 3 रिपोर्ट। चलिए जी देखते हैं वेदर यू रिकॉल, इसमें करते हैं हम एमसीक्यू प्रैक्टिस। 2020 यूपीपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, एक्रोनियम ब्रिक was coined by this person in 2001। अफ्रीका ने ज्वाइन किया है 2010 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक स्टैब्लिश हुआ था 2014 में। एंड इंडोनेशिया ये न्यूएस्ट मेंबर है ऑफ ब्रिक्स का, 2025 में इंक्लूड हुआ। बताइए भाई, हाउ मेनी ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट?
हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट IMF से रिलेटेड है, BPSC 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। हेडक्वार्टर जनेवा में ये लोकेटेड है, इस्टेब्लिश्ड है। वोटिंग राइट कंट्री की कोटा पे बेस करती है। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश की जाती है बाय IMF। आप ये बताएंगे। आंसर करना है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल नहीं भूलना है आंसर करना। आप लोग वीडियो देखते हैं बस छोड़ देते हैं, ना लाइक करना, ना सब्सक्राइब करना, ना आंसर्स करना। आंसर्स आप लोग देंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस होगी इससे, ठीक है। आप लोगों की डेली प्रैक्टिस होनी इम्पॉर्टेंट है, चाहे आंसर राइटिंग हो, चाहे ये MCQ प्रैक्टिस हो। एंड बिना प्रैक्टिस के तो नहीं होगा ना। ये बात तो एक बच्चे को भी पता होती है कि अगर वो ये पढ़ेगा नहीं, रिवाइज़ नहीं करेगा, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेगा तो नहीं होगा उसका। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा, आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। डे टू डे आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है या आज कौन सा डे स्टार्ट हुआ है। नेशनल न्यूट्रिशन वीक ऑब्जर्व किया जाता है फ्रॉम 1 to 7 सितंबर। यहाँ पे क्या जागरूकता बढ़ानी है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, पोषक से जो भी पोषण होता है उससे रिलेटेड। हेल्दी डाइटरी हैबिट्स फॉर ऑल एज ग्रुप। ठीक है जी, ये नेशनल न्यूट्रिशन वीक का मोटिव है। थीम क्या है इस बार, फूड कनेक्ट्स अस। थीम याद रखेंगे जी, ठीक है, थीम याद रखना है आपको। ये हाईलाइट करता है एक लिंक बिटवीन न्यूट्रिशन, कल्चरल हेरिटेज एंड कम्युनिटी वेलबींग। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। ये एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। ठीक है जी, फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स नॉट राइवल्स, इंडिया एंड चाइना। यहाँ पे SCO की मीटिंग हुई है तियानजिन में। वहाँ पे बायलेटरल भी मीटिंग हुई है, किसकी, PM मोदी की एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की। अंडरलाइनिंग द मूव, यहाँ पे क्या है, बायलेटरल टाइज़ को और स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना की तरफ से दिक्कत हुई थी, ठीक है, बाउंड्री डिस्प्यूट किया गया था। तब से ये पहला ऐसा बिल्कुल बायलेटरल मीटिंग है इनकी। यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ ने कहा है कि हम पार्टनर्स हैं, राइवल्स नहीं हैं। ये वाली लाइन इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर GS पेपर 2, ठीक है। टू साइड्स एग्रीड ऑन अ फेयर, रीजनेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन। फेयर एंड म्यूचुअली होगा, दोनों का फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए बाउंड्री के डिस्प्यूट में। यहाँ पे मल्टीपोलार वर्ल्ड की बात की जा रही है। मल्टीपोलार वर्ल्ड क्या होता है, पावर्स ना कंट्रीज़ में डिवाइडेड हो, सारी कंट्रीज़ के पास उन्हें उनके मुद्दे रखने की वॉइस हो, ठीक है, आवाज़ हो। एंड फ्री ट्रेड, रोल ऑफ देयर टू इकोनॉमीज़ फॉर स्टेबलाइज वर्ल्ड ट्रेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वर्ल्ड को स्टेबल करना है तो इंडिया एंड चाइना का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए। SCO समिट 2025 का कहाँ पे हुआ, तियानजिन, चाइना में। ब्रिंगिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस यूरेशिया। डिस्कशन किया जाएगा किस पे, रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ग्लोबल चैलेंजेस। यहाँ पे PM की, हमारे जो इंडियन PM है एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट की बायलेटरल मीटिंग की वजह से ये ज़्यादा अटेंशन गेन कर रहा है, ठीक है, ये वाला समिट। हाइलाइट्स क्या हैं जी SCO समिट के, कुछ कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया जैसे कि इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। डिस्कशन फोकस्ड ऑन काउंटर, ये जो आतंकवाद है, पहलगाम अटैक को वहाँ पे डिस्कस किया गया होगा, ठीक है, तो आतंकवाद के खिलाफ डिस्कशन हुआ, ठीक है। ट्रेड हो गया, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन शेपिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। यहाँ पे रीजनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने की बात हुई। रीजनल सिक्योरिटी क्या होती है, मैरीटाइम
वो जो मैरीटाइम सिक्योरिटी होती है एंड लैंड वाली जो सिक्योरिटी होती है, लैंड वाले जो भी आतंकवादी होते हैं वो, एंड मैरीटाइम की होती है पायरेसी, जो भी पायरेसी होती है ना, वो सब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसे कहते हैं रीजनल सिक्योरिटी। बूस्टिंग ट्रेड एंड वो कनेक्टिविटी, एनहांसिंग कोऑपरेशन इन एनर्जी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, एड्रेसिंग क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्यों पढ़ा रही हो, कहाँ पे इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, कौन सा, कि रिसेंटली जो भी एससीओ समिट हुआ था चाइना में, उसमें पीएम मोदी एंड इनकी बायलैटरल टॉक भी हुई थी। ये कैसे एक वे फॉरवर्ड दिखा रहा है बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, ये कैसे वे फॉरवर्ड दिखा रहा है, जो दो कंट्रीज़ आपस में राइवल्स थी वो पार्टनर बन रही है, ठीक है। आपको फिर आंसर करना है, ये ऐसे ना इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। पीएम मोदी शी जिनपिंग टॉक्स, यहाँ पे क्या इन्होंने कहा है कि इंडिया चाइना रिलेशंस इम्पॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव एंड स्टेबल रिलेशंस इम्पॉर्टेंट है, की टू रियलाइजिंग द एशियन सेंचुरी, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि सारी पावर सिर्फ यूएसए के हाथ में ना रहे, चाइना, इंडिया एंड अदर जो भी एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनके हाथ में भी पावर रहे। थोड़ा सा यहाँ पे कवर करते हैं एससीओ के बारे में। जब से पता चला है कि हाँ एससीओ की मीटिंग होने वाली है, समिट होने वाला है, तब से मैं एससीओ आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कृपया करके आज पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पक्का बनने वाला है वो एग्ज़ाम में, ठीक है। SCO was formally established in 2001 by these countries: China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan. 24% of world's लैंड मास, देखिए रशिया, चाइना, इंडिया ऐसे कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे लैंड मास ज़्यादा है, ठीक है। 42% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, अब यहाँ पे दो बड़ी कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। तो यहाँ पे 42% ग्लोबल पॉपुलेशन है। इकोनॉमिकली हम देखेंगे तो कैसा है, 23% ऑफ वर्ल्ड्स नॉमिनल GDP, अबाउट and about 36% of global GDP in terms of purchasing power parity, ठीक है जी। SCO आज कितने मेंबर्स हैं इसके, एक तो एस्टैब्लिशिंग कंट्रीज़ हो गई, और यहाँ पे आपको नई कंट्रीज़ के नाम दिख रहे हैं। इंडिया 2017 में ज्वाइन किया, पाकिस्तान ने भी 2017 में ज्वाइन किया, ईरान 2023 है आई थिंक, ठीक है। उसके बाद बेलारूस इन 2024, याद रखेंगे। वो दिस वॉज ऑल अबाउट समिट, क्या उसके आउटकम्स रहे हैं, किन चीज़ पे डिस्कशन किया गया है। व्हाट आर ब्लू ड्रैगन्स, ये दूसरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, विच कॉज्ड ये बीच क्लोजर्स इन स्पेन। ये दिख रहे हैं जी आपको ब्लू ड्रैगन। अब इनके स्टिंज इतने पेनफुल होते हैं ह्यूमन के लिए, इसीलिए यहाँ पे बीचेस को भी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि बीचेस के आसपास ये घूम रहे हैं। सेवरल बीचेस इन स्पेन, जैसे कि बीचेस ऑफ वाइवर, गुआर्दमर देल सेगोरा, इन सारे बीचेस को वहाँ पे क्लोज कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि एक टाइनी स्पीशीज ऑफ सी स्लग बिगिन टू वॉश एशोर इन ड्रोव्स, ठीक है। ब्लू ड्रैगन क्या होता है, बेयरली 4 सेंटीमीटर की ये स्पीशीज है, बट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग वन ऑफ द मोस्ट फेरोशियस स्टिंग्स इन द एनिमल वर्ल्ड। इसकी स्टिंग्स बहुत होती है, तेज़ होती है, ठीक है। तो ब्लू ड्रैगन के बारे में बोला जा रहा है कि ये वैसे तो ट्रॉपिकल वाटर में दिखते हैं, वो मिलते हैं, एंड बट पहली बार ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास दिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्लाइमेट चेंज थोड़ा हो सकता है कि हाँ इनका जो ये माइग्रेट कर रहे हैं कहीं से ट्रॉपिकल वाटर से मेडिटेरेनियन चले गए, राइट। मेडिटेरेनियन क्या टेम्परेट है ना, ठीक है, याद रखेंगे। ब्लू ड्रैगन्स आर स्मॉल टाइप ऑफ सी स्लग
दैट लिव ऑन द ओशन सरफेस। सी स्लग में वो क्या ये मैं बता सकती हूँ, जैसे कि काई होती है ना वैसे सी स्लग। सी स्लज में आपने वो तुर्की का सुना होगा कभी, सी ऑफ मरमरा, ठीक है, रिसेंट हुआ है वो भी, उसमें भी जो सी स्लग होता है ना वो काफ़ी थिक हो गया था, जिस वजह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है वहाँ पे। तो ये सी स्लग में रहने वाली एक स्पीशीज़ है ड्रैगन की, ठीक है। ड्रिफ्ट करता है विद करेंट्स, ये ऐसे उल्टा लेट के तैरता है, ठीक है, वो उस पर फ्लोट अपसाइड डाउन लाइक व्हेन वी फ्लोट आवर रावण, वो हम जब पीठ के बल से फ्लोट करते हैं ना वैसा ही फ्लोट करता है, पीठ के बल से फ्लोट करता है पानी में। एक अनदर यूनिक ट्रेट है इसका, कौन सा, कि दे फीड ऑन जेलीफिश, ठीक है, जेलीफिश में ये फीड करते हैं। एंड जो इनकी स्टिंग्स होती हैं ये जेलीफिश से भी ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर ये ह्यूमन को काट लेते हैं, या फिर वो कहते हैं ना मधुमक्खी ने काट लिया, मधुमक्खी ने डंक चुभा दिया, वैसे ही अगर ये ह्यूमन को डंक चुभा देते हैं तो फिर ये काफ़ी पेनफुल होता है, रेडनेस, स्वेलिंग, नोज़िया, वॉमिटिंग, बट डेथ तो नहीं होती, बट हाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, नॉर्मल लाइफ वो डिस्ट्रक्ट हो सकती है। फिर हम क्या देखेंगे इधर, नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियन नेवी वॉरशिप विजिट पोर्ट मोरिसबी टू ज्वाइन न्यू जो पपुआ न्यू गिनिया है, इसका 58th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन को ज्वाइन करने के लिए इंडियन नेवी का इंडिजीनियस INS कदमत गया है। कहाँ पे, पोर्ट मोरिसबी। इम्पॉर्टेंट क्या है, कंट्री न्यूज़, कंट्री कौन सी है जी न्यूज़ में, पपुआ न्यू गिनिया। ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है जी, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में, ठीक है जी, समथिंग नॉर्थ ईस्ट में हल्का। हाँ जी, कौन कौन से सी, नॉर्थ पैसिफिक, ये कहाँ मिलेगा, साउथ पैसिफिक में। कोराल सी, ठीक है जी, कोराल सी है इसके आसपास। नेक्स्ट वाले मैप में देखिए ज़्यादा क्लियर होगा, वो देखिए यहाँ पे, दिस इज़ पोर्ट मोरिसबी। पोर्ट मोरिसबी यहाँ पे गया है INS कदमत, ठीक है, मैपिंग भी आप लोग साथ में रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया एंड जो पपुआ न्यू गिनिया है इसके बीच में स्ट्रेट कौन सी है, टोरेस स्ट्रेट, ठीक है जी, टोरेस स्ट्रेट याद रखेंगे। ये दिस इज़ हुआन गुल्फ, बिस्मार्क सी एंड दिस इज़ सोलोमन सी। बात समझ आ रही है, ज़्यादा टफ तो नहीं है। मैपिंग, डेली मैपिंग करना इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली प्लेसेस इन न्यूज़, कंट्रीज़ इन न्यूज़ में डेली आपको ये कवर करवाती हूँ। लोकेटेड इन ओशियाना, ओशियाना कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट पे ये लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हल्का। ईस्टर्न हाफ ऑफ न्यू गिनिया आइलैंड, 600+ स्मॉलर आइलैंड वहाँ पे पाए जाते हैं। बॉर्डर्ड बाय इंडोनेशिया, दिस इज़ इंडोनेशिया, ये देखिए यहाँ पे इंडोनेशिया, ठीक है, एंड इसके आसपास फिर क्या है, सीज है। लाइज नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया अक्रॉस द टोरेस स्ट्रेट। टोरेस स्ट्रेट मैंने अभी आपको बताया, ये वाली स्ट्रेट जो ऑस्ट्रेलिया एंड पपुआ न्यू गिनिया को सेपरेट कर रही है। नेक्स्ट क्या देखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट, यूनियन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव ने इनागोरेट किया है इंडिया का फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर मोबाइल डिवाइसेस एट कौन सी जगह याद रखेंगे, नोएडा, ठीक है। एंड यहाँ पे इन्होंने एक डाटा दिया है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर GS पेपर 3। बात समझ आ रही है, कैसे यूटिलाइज़ करते हैं करंट अफेयर को, कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है, टॉपर यही चीज़ें वो यूज़ करते हैं। जो एक एवरेज एस्पिरेंट स्क्रॉल करके न्यूज़पेपर स्क्रॉल कर दिया या पेजेस पलट दिए, अगर हार्ड कॉपी है तो पेजेस पलट दिए, बस हो गया, न्यूज़पेपर कवर हो गया, अब चलो दूसरी टास्क की तरफ चलो, ऐसा नहीं करना, ठीक है, अच्छे से एनालाइज करना है। तो इंडिया की फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग वो जो फैसिलिटी है कहाँ पे इस्टेब्लिश की जा रही है, नोएडा में। एंड
यहाँ पे देखिएगा, इंडियाज स्टेबल एंड वाइब्रेंट इकोनॉमी ग्रोइंग एट 7.8% विद द स्ट्रॉन्ग इनोवेशन इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। अब यूज़ कैसे करेंगे आप ये सुनिए। सेमीकंडक्टर है जी जीएस पेपर 3 में, सेमीकंडक्टर यूज़ होगा, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर यूज़ होगा, क्योंकि ईवीज भी तो बन रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, राइट। इलेक्ट्रॉनिक जो भी सेक्टर है उस वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये डेटा हल्का से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को आपका आंसर और अवेयर लगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है बेटा वर्जन ऑफ आदिवानी। आदिवानी स्कीम्स में जो भी ट्राइबल के लिए लेके आई जाती है उसमें आदि लिखा हुआ होता है, आदि आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। यहाँ पे आप क्या ध्यान रखेंगे, ये इंडिया का फर्स्ट AI पावर्ड ट्रांसलेटर है फॉर ट्राइबल लैंग्वेज, AI पावर्ड ट्रांसलेटर। डेवलप्ड अंडर द बैनर ऑफ जनजातीय गौरव वर्ष। यहाँ पे लिंग्विस्टिक एंड एजुकेशनल लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करना है इन ट्राइबल रीजन्स, उस एम को लेते हुए ये आया है। डॉक्टर मनसुख मांडविया पिचेस फॉर गर्व से स्वदेशी एट फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट है फॉर योर GS पेपर 3, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग, मेड इन इंडिया जब आप लोग बोलेंगे, ठीक है, तब आएगा ये काम। क्यों पढ़वाती हूँ मैं, ताकि आप लोग उसे लिंक कर सके अपने किसी न किसी आंसर में GS पेपर्स में। ग्लोबल शेयर ऑफ स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग टू बी टेकन 25% बाय 2036। अभी करंट क्या है 1%, इसे बढ़ा के हमें करना है 25%। ग्लोबल शेयर, हमारा जो भी ग्लोबल शेयर है ना वो भी 1% है, इसे बढ़ा के कितना करना है 25%। स्पोर्ट रिलेटेड जो भी जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी कंट्री में होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने लॉन्च किया है गर्व से स्वदेशी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे जी, तेलंगाना पासेस बिल्स टू इम्प्लीमेंट 42% कोटा फॉर OBC। यहाँ पे तेलंगाना असेंबली ने 42% रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 42% यहाँ पे रिजर्वेशन देने के लिए बिल पास किया है। इन इलेक्शंस टू द लोकल बॉडीज़ बाय पासिंग 2 बिल्स, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। बिल्स कौन से हैं, द तेलंगाना म्यूनिसिपैलिटीज़ 3rd अमेंडमेंट बिल 2025 एंड तेलंगाना पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट। पता चल रहा है जी। अच्छा, आज आपका ये होमवर्क है। होमवर्क आज आपका क्या है कि आज आप लोग लक्ष्मीकांत से म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड PRI वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, पढ़ेंगे, रिवाइज करिएगा, ठीक है। इसीलिए जो भी न्यूज़ में चल रहा है ना उसका पेरिफेरल आप लोग वो ना रिवाइज कर लिया करिए, वरना एग्ज़ाम में देख के लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। यहाँ पे क्या है 42% कोटा दिया जा रहा है लोकल बॉडीज़ में। यहाँ पे श्रीधर बाबू ने क्या कहा है, वाइल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वॉज प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन, कोटा फॉर बैकवर्ड क्लास वॉज सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट टोटल रिजर्वेशन ये एक्सीड नहीं होना चाहिए 50%। 50% आपको एक कैप पता होगी, आपने पढ़ा होगा अपनी पॉलिटी में, 50% कैप होती है कि रिजर्वेशन लगाओ, ठीक है, रिजर्वेशन बांटो कम्युनिटीज़ में, ठीक है, बट 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई थिंक दिस वॉज हेल्ड इन इंदिरा साहनी केस, ठीक है, 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, गिविंग विंग्स टू इंडियाज़ यूथ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर GS पेपर 3, ठीक है। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना लॉन्च की गई है, जिसकी तारीफ़ यहाँ पे की गई है
यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यूथ अफेयर्स। फ्यूलिंग द सक्सेस स्टोरी इज द फैक्ट दैट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ ने अकम्पेन किया है बाय एन अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू RBI KLEMS, while only 2.9 करोड़ जॉब्स वर क्रिएटेड बिटवीन 2004 to 14, सिर्फ 2.9 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुई हैं एंड इनके हिसाब से अब उसके बाद जो डिकेड आया है 2014 से 24 तक जो डिकेड आया है वहाँ पे 17 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुई हैं, कह रहे हैं ऐसा। ठीक है, फॉर्मलाइजेशन भी इंक्रीज हुआ है, ऐसा EPFO डाटा दिखाता है। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी की कवरेज की बात की गई। In 2015, only 19% of Indians were covered under at least one social protection scheme. But 2025 तक क्या हुआ? This number has been surged to 64.3%, reaching 94 crore beneficiaries, making India's second largest security system in the world. ठीक है, ये ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक्नॉलेज किया है कि ये फास्टेस्ट एक्सपेंशन है ऑफ कवरेज ग्लोबली। ठीक है, हमने जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में अपने यूथ को, अपने सिटीजन्स को कवर किया है, ये फास्टेस्ट है ये ग्लोब में। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं? इट इज़ क्लियर दैट द फ्यूचर ऑफ द नेशन विल बी डिसाइडेड नॉट ओनली बाय द पेस ऑफ GDP ग्रोथ बट ऑल्सो बाय द क्वालिटी ऑफ जॉब्स वी क्रिएट। कह रहे हैं सिर्फ GDP ग्रोथ से नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ जॉब्स भी मैटर करती है। द सिक्योरिटी वी एक्सटेंड, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे यूथ के लिए, उससे भी इंडिया की GDP दिखनी चाहिए। ठीक है, अगेंस्ट द ग्लोबल बैकड्रॉप ऑफ राइजिंग ऑटोमेशन, अनसर्टिनिटीज़ हैं काफ़ी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसे इंड्यूस्ड कर दिया है। ठीक है, इन्हांस कर दिया है, सप्लाई चेन शिफ्ट है, अदर वुलनरेबिलिटी शेपिंग जॉब्स वर्ल्ड वाइड, जो भी टैरिफ वगैरह हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया इन सब के बावजूद एक डेमोग्राफिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे खड़ा है। डेमोग्राफिक आपको पता ही है, ज़्यादातर इंडिया का पॉपुलेशन का यूथ इज़ अंडर द एज ऑफ 35 ईयर्स। 65% ऑफ यूथ कितना है? 35 ईयर्स ऑफ एज के अंडर है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें एक क्या देती है? एज देती है। ठीक है, और वहीं पे वेस्ट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है एजिंग पॉपुलेशन, चाहे USA में हो, चाहे यूरोप में हो, जापान जैसी कंट्रीज़ क्या है? एजिंग हो रही है। ठीक है, एज कर रही है। फॉर ईयर्स इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड इट्स युवा शक्ति ने ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ दिखाई है। ठीक है, युवा शक्ति एक ऐसा कीवर्ड मिला है जो आप अपने GS पेपर 2 में, GS पेपर 3 में, essay में, इंटरव्यू में आप यूज़ कर सकते हैं। As we strive towards the vision of Viksit Bharat by 2047, the task before us is clear. हमें पॉसिबिलिटी से कहाँ शिफ्ट करना है? प्रॉस्पेरिटी में। कीवर्ड्स लिख लीजिए अभी के अभी, यही कीवर्ड्स हैं जो टॉपर यूज़ करते हैं अपने आंसर्स में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की तारीफ़ें की गई। कब लॉन्च किया गया था जी? 2024 to 25। ये PM मोदी का जो 12th इंडिपेंडेंस डे एड्रेस है उस दिन अनाउंस किया गया था। ठीक है, आउटले से कितना है? 1 लाख करोड़ का ये एम्बिशियस प्रोग्राम है इन इंडियाज़ हिस्ट्री, जो क्रिएट करेगा ओवर 3.5 करोड़ जॉब्स ओवर 2 ईयर। ठीक है, अनलाइक अर्लियर प्रोग्राम सपोर्टिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये स्कीम एड्रेस करती है ड्यूअल चैलेंज ऑफ यूथ एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्राइज कॉम्पिटिटिवनेस। यूथ को एम्प्लॉय भी करेंगे एंड वो एंटरप्राइजेस को कॉम्पिटिटिवनेस भी बनाएंगे।
ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, 15,000 ये रुपीज़ दिए जाएंगे इन 2 इंस्टॉलमेंट्स टू बोथ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़, ठीक है। एंड 3,000 दिए जाएंगे वो पर न्यू हायर पर मंथ। किसे दिए जाएंगे, एम्प्लॉयर को, ताकि वो नए जो भी एम्प्लॉयज़ है उन्हें हायर करे, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम करेगा। तो ये वाला एडिटोरियल मैं तो कहती हूँ कि आप ये खुद से भी पढ़िएगा। मैं जब लेक्चर की PDF दूंगी ना टेलीग्राम चैनल पे, तो ये एडिटोरियल आपके पास रहेगा, आप पढ़िएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियाज़ फेडरल डिज़ाइन। इंडिया के फेडरल डिज़ाइन की क्या इंपॉर्टेंस है। द स्टोरी सो फार क्या है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली साउट अ डिटेल्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेंटर ऑन द इश्यू ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड टू जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्या कह रहा है, क्या वो क्या दो, स्टेटहुड दो, ठीक है, वहाँ की जो सरकार है कह रही है। अब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर को ध्यान में रखते हुए ये जो टॉप कोर्ट है, इसने कहा है कि इट डिड नॉट पोजेस ऑल द एक्सपर्टीज़, सो देयर आर सम डिसीजंस जो सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे। द कोर्ट इज़ हेयरिंग द प्ले इन द ज़हूर अहमद बात वर्सेस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो प्ली गई थी उसके तहत ये कार्यवाही सुनवाई की गई। It has been argued that the failure to restore the statehood to जम्मू कश्मीर, जैसे पहले उसे स्टेटहुड प्राप्त थी ना, एब्रोगेशन ऑफ ये जो बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, पहले जो स्टेटहुड प्राप्त थी वही स्टेटहुड उसे देनी चाहिए। और अनदर आर्ग्यूमेंट ये है कि ये फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को वायोलेट कर रहा है, एंड जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फेडरलिज्म पता है आपको, सेंटर एंड स्टेट्स। तो जम्मू कश्मीर स्टेटहुड मांग रहा है कि वो भी एक फेडरल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर पाए। अच्छा, स्टेट्स यहाँ पे कैसे क्रिएट होते हैं, एक और होमवर्क है आपका, यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स पढ़ के आएंगे, ठीक है। आर्टिकल 1 to 4 याद है, पढ़ के आएंगे, ठीक है। एडमिशन, इस्टेब्लिशमेंट, फॉर्मेशन, इनके द्वारा स्टेट्स बनाए जाते हैं। द एंटिटी शुड हैव बीन ऑन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम एक्विजिशन कर रहे हैं किसी और की टेरिटरी, अपने ये जो टेरिटरी है उसमें ले रहे हैं, तो इंटरनेशनल लॉ को एदर करना है, ठीक है, उससे गाइड हमें रहना है। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर एडमिट किया गया था इंडिया के टेरिटरी में बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कश्मीर के रूलर से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था, ठीक है, महाराजा हरि सिंह से। तो तब हमने कश्मीर को लिया था अपनी टेरिटरी में। The process of forming the new state has been reorganization of an existing state, which led India to take its 14 state in 1956 to 29 states. जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये जो 2019 है, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके तहत आर्टिकल 3 क्या है, फॉर्म अ न्यू स्टेट, कोई नया स्टेट फॉर्म कर सकती है, सेपरेट कर सकती है, और 2 या 2 स्टेट्स को ज्वाइन कर सकती है, एक अलग स्टेट बना सकती है, डिमिनिश कर सकती है एरिया, अल्टर कर सकती है बाउंड्रीज, नेम कौन करेगा, पार्लियामेंट, ठीक है। यूनियन में डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट, इट कैन नॉट टेक अवे मेकिंग इट अ यूनियन टेरिटरी, राइट। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया जा रहा है कि यूनियन क्या कर सकती है, किसी स्टेट का एरिया डिमिनिश कर सकती है, पर ये नहीं होना चाहिए कि वो स्टेट हुड ही ले रही है उसे यूनियन टेरिटरी घोषित करके। देयरफॉर इट इज़ मैंडेटरी फॉर द यूनियन टू रीस्टोर द स्टेट हुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो स्टेट हुड देने की बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती भी है, राइट, बट क्या डिले हो रहा है अभी काफ़ी। तो आपको पता है जी, आर्टिकल 1, इंडिया रिफ्लेक्ट्स अ यूनिटरी फेडरेशन वाइल द वर्ड भारत, ये क्या है, कल्चरल कॉनोटेशन है।
पता है ना आर्टिकल, पढ़ के आइएगा, ठीक है। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इम्पॉर्टेंट है। द वर्ड फेडरेशन कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया है, सिर्फ यूनियन यूज़ किया गया है। द आइडिया बिहाइंड दिस यूनिक फीचर इज़ ऑल्सो टू इंश्योर इंडियाज़ फेडरल कैरेक्टर एंड यूनिटरी स्पिरिट। यूनियन मेक्स द सेंटर स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। यहाँ पे बेसिकली फेडरल आपको याद रखना है, किस चीज़ के लिए, फेडरलिज्म पे जब क्वेश्चन आएगा ना जीएस पेपर 2 के लिए तो पढ़िएगा कि स्टेटहुड चाहिए जम्मू कश्मीर को, ठीक है चाहिए, बट हाँ वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह भी सबका ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे एक बैलेंस होके आंसर देंगे इन द इंटरव्यू। यहाँ पे जी क्या है, कल मैंने आपको सैटरडे को नॉर्थ इंडिया के डैम की वो मैपिंग कराई थी, राइट। आज हम महाराष्ट्र से नीचे चलेंगे, ठीक है। तेलंगाना नागार्जुन सागर डैम, आंध्र प्रदेश में सोमासिला डैम, एंड तमिलनाडु में ये देखिए जी वगाई रिवर पे नाथतंगल, ये नालाथंगल डैम है, ठीक है। एंड कालानल डैम है कहाँ पे जी, तमिलनाडु में। एंड इडुक्की आपको पता होगा, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, केरल में, केरला। दिस इज अलमट्टी डैम, तुंगभद्रा एंड कृष्णराजासागर डैम इज इन कर्नाटका। याद रखेंगे, नॉर्थ इंडिया की मैंने करवा दी थी, वैसे भी अगर मैं जो मैं PDF दे रही हूँ ना उसमें से भी पढ़िएगा, ठीक है। एक और बार रिवाइज हो जाएगा आपका। मैंने ये सारी मैपिंग कराई है आपको, मैं डेली आप लोगों के लिए मैपिंग में इसलिए लेके आती हूँ ताकि आपके ऊपर ना लास्ट में बर्डन ना रहे, ये कवर करना है, वो कवर करना है, मैपिंग अभी बाकी है, ये चीज़ नहीं। आप डेली एक एक टॉपिक, एक एक एरिया भी कवर करेंगे ना कंसिस्टेंसी के साथ, तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। आज का वोकैब वर्ड क्या है, आज का वोकैब वर्ड है विटल। विटल मतलब होता है एरोड कर देना, हटा देना, ठीक है, खराब कर देना। इसके पर्यायवाची क्या है, वेयर अवे, ईट अवे। और एंटोनियम क्या है, इंक्रीज। जैसे कि डेप्रिसिएशन आपने सुना होगा, डेप्रिसिएशन क्या होती है, विटल होती है। विटल होती है मतलब उसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है, उसका वेयर एंड टियर बढ़ रहा है। एग्जाम्पल सेंटेंस यहाँ पे क्या है, द लिस्ट ऑफ 5 वॉज विटल्ड डाउन टू 2। ये डिक्रीज कर दी गई, जो लिस्ट ऑफ 5 है उसे डिक्रीज कर दी गई सिर्फ 2 में, ठीक है। तो आई रियली एंड रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। आज थोड़ी एनर्जी उतनी नहीं थी मुझ में, थोड़ी तबीयत सी ख़राब है, ठीक है। पर फिर भी मैं आप लोगों के लिए लेक्चर लेके आई क्योंकि मुझे पता है आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एंड मुझे कमेंट्स करके आप बताइएगा कि हाँ आप पढ़ते हैं, और आप मुझे कमेंट्स करके ना आंसर्स जब बताते हैं ना तब मुझे लगता है कि हाँ आप लोग पढ़ते हैं। बताइएगा, ठीक है, आंसर्स भी कमेंट करके बताइएगा कि जी कैसी लगी वीडियो। कोई चीज़ आपको सजेस्ट करनी है इंक्लूड या एक्सक्लूड या फिर एक्सक्लूड करवाने के लिए, वो भी बताइएगा। शेयर करिएगा वीडियो अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ, अपने साथी सहपाठियों के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो। एंड सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, राइट। मैं सोचती हूँ कि किसी भी दिन ना रुकूँ, मैं सारे दिन आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस दूँ, करंट अफेयर का एनालिसिस दूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, ठीक है। एंड मैं जो PDF दूँगी ना लेक्चर की टेलीग्राम चैनल पे, उसके नोट्स बनाइएगा आज के आज ही, बाद में नहीं खुलेंगे। डेली PDFs तो बिल्कुल नहीं खुलेंगी, लोगों की मंथली नहीं खुलती, आपकी डेली क्या खुलेंगी, ठीक है। 15 to 16 मैगजीन्स हो जाती हैं अगले साल के लिए, जब जून में प्रीलिम्स आ रहा होता है, मई जून में। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप नोट्स भी साथ साथ में बनाते चलें। आंसर राइटिंग हो गई, MCQs प्रैक्टिस हो गई, आप डेली करते रहें, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। तो मिलते हैं जी कल, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।